नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी कुछ दोस्तों की है जो जंगल में भटकते हुए एक हवेली में जा पहुंचे, जहां उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे उनकी रूह तक कांप उठी थी। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं, और अगर कहानी पसंद आती है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आज तक कभी भी अंधेरे में सफर नहीं किया था, क्योंकि मुझे बचपन से ही अंधेरे से बहुत डर लगता था। जब मैं 9 साल का था, तब कोई जानवर अंधेरे से आकर हमारे डॉगी को खींचकर अंधेरे में कहीं लेकर चला गया। उसकी आवाज उसकी आवाज सुनकर हम सब घरवाले बाहर आ गए। लेकिन जब हमने उस अजीब जानवर को हमारे डॉगी को खींचकर ले जाते हुए देखा तो हम सब डर कर वापस घर के अंदर चले गए। उसके बाद वो जानवर कहाँ चला गया पता नहीं, पर वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो तब से मैं अंधेरे में अकेले जाने से डरता हूँ। पर आज मेरे घर वालों के कहने पर मैं मेरे एक दोस्त के साथ जंगल जाने के लिए राजी हो गया था। मेरे दोस्त का नाम चेतन है। उसके कुछ दोस्तों का ट्रैकिंग और हाइकिंग का प्लान था। हम सब लोग एक जगह एक होटल में रुकने वाले थे और फिर वहां से आगे ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए जाने वाले थे। उस दिन चेतन और मैं उसकी गाड़ी में सफर कर रहे थे। चेतन ने तब एक दुकान के पास गाड़ी को रोक और वहां से सिगरेट लेकर उसे पीते हुए उसने अपने दोस्त को फोन लगाया। अबे यार, कहाँ है तू? बस कुछ देर में आ रहे हैं। तुम आगे जाकर होटल बुकिंग वगैरह कर लो, हम बस तुम्हारे पीछे पीछे पहुंच रहे हैं। चेतन गुस्से में फोन रख दिया और गाड़ी को चालू करते हुए गाड़ी का साउंड बढ़ा दिया। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, अरे यार गाना तो बंद कर। चेतन ने गाड़ी को एक जंगल के रास्ते पर मोड़ते हुए कहा, अबे मुझे समझ नहीं आता तू इतना क्यों डर रहा है? मैंने अपनी गर्दन हिलाकर उसे ना में जवाब दिया। हमारे साथ ट्रैकिंग पर नहीं आना था तो पहले ही बोल देता, और अगर अब भी नहीं आना है ना तो होटल में रुक जाना। हमारे साथ अगर वहां पर नाटक मत करना। वैसे भी चेतन ने मुझे वहां आने के लिए फोर्स नहीं किया था। ये सब मेरे घर वालों की करतूत थी कि उन्होंने मुझे उसके साथ जाने के लिए जबरदस्ती की थी। वो चाहते थे कि मैं घर से बाहर निकलूं, लोगों से मिलूं, उनके साथ घूमूं, बातें करूं, ताकि मेरे अंदर का डर कम हो जाए। चेतन गाड़ी को धीमा करते हुए मोबाइल निकालकर मेरे हाथ में दे दिया। गूगल मैप पे देख जरा, होटल यहाँ से कितनी दूर है? मैंने मैप को देखा तो होटल वहां से 7-8 किलोमीटर दूर दिखाई दे रहा था। फिर मैप को देखते हुए हम आगे आगे जाने लगे। वैसे तो वो एकदम सीधा रास्ता था, लेकिन बहुत ही उबड़ खाबड़ था। ऊपर से वहां जगह जगह पर साइन बोर्ड लगे हुए थे, गाड़ी को धीमा चलाएं, यहाँ जंगली जानवरों का रास्ता है, ऐसे ही कुछ। 10-15 मिनट आगे जाने के बाद चेतन ने फिर से गाड़ी को धीमा करते हुए कहा, अरे यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये गाड़ी का रास्ता है जंगल का। एक बार फिर से मैप देख तो जरा। मैंने फिर एक बार मैप निकाल कर देखा। मैप में दिख रहा था कि हम वही के वही हैं। अरे चेतन, ये मैप तो दिखा रहा है कि हम अब भी होटल से 7-8 किलोमीटर दूर है। चेतन ने गाड़ी को रोकते हुए मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। अबे क्या देख रहा है तू? इसमें तो रेंज ही नहीं है, तो रास्ता खाक दिखाई देगा। मैं अपना मोबाइल निकालने ही वाला था कि उसने कहा, छोड़ जाने दे, रास्ता है तो कहीं ना कहीं जाता ही होगा। और फिर से वो उसी रास्ते पर गाड़ी को चलाने लगा। कुछ 15 मिनट बाद हम एक ऐसी जगह आ पहुंचे जहाँ एक छोटा सा खुला मैदान था। उस मैदान के एक साइड में पतरी का शेड बना हुआ था। मैंने चेतन से कहा, चेतन शायद ये गाड़ी पार्किंग की जगह लगती है। चेतन ने गाड़ी को एक शेड के अंदर पार्क किया। मैंने आसपास अपनी नजरें घुमाते हुए फिर उससे कहा, पर यहाँ कोई नजर तो नहीं आ रहा है। तब चेतन सामने एक बोर्ड की तरफ इशारा किया जिस पर लिखा था पार्किंग जोन। मैंने उसे जवाब दिया, अरे वो तो मैंने भी देखा है। तो उसने मेरे सर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे इडियट, अगर ये बोर्ड यहाँ है तो यही कहीं होटल भी होगा ना। अब चल नीचे उतर, देखते हैं आसपास कहीं ना कहीं कोई और बोर्ड या रास्ता जरूर होगा। हम गाड़ी से नीचे उतर गए और आसपास की जगह पर रास्ता ढूंढने लगे। वहीं एक जगह पर पेड़ों के बीच में एक पुराना बोर्ड लगा हुआ था जिस पर एक निशान बना हुआ था। वो निशान हमें किसी दिशा में जाने का इशारा कर रहा था। हम दोनों भी उस बोर्ड की दिशा में चलने लगे। कुछ 5 मिनट बाद हमें झाड़ियों में
एक और साइन बोर्ड दिखाई दिया जिसमें आगे की ओर इशारा किया हुआ था। मैंने चेतन से कहा, अबे रुक, ये बोर्ड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसे घुमाया भी जा सकता है ना? मैंने फिल्मों में देखा है लोग इसी तरह रास्ता भटक जाते हैं। तो चेतन ने जाकर उस बोर्ड को उखाड़ने की और हिलाने की कोशिश की, पर वो बोर्ड जरा भी नहीं हिला। तब उसने मेरी तरफ गुस्से से देखकर कहा, अब चलें? मैं भी तसल्ली से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वहां पर पेड़ों और झाड़ियों के बीच से जाता एक छोटा पगडंडी का रास्ता था। पेड़ इतने ऊंचे और मोटे थे कि वहां से गाड़ी को ले जाना नामुमकिन था। अगले 10 मिनट चलने के बाद भी हमें कोई और साइन बोर्ड नहीं दिखाई दिया। हम तो बस चलते जा रहे थे। मैंने चेतन से कहा, कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? लगता नहीं यहाँ कोई आता भी होगा। लेकिन चेतन चुपचाप आगे चलता रहा। शायद वो मुझसे बोर हो चुका था और इसलिए वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैं भी इस बात को समझता था कि मैं बहुत ज्यादा शक कर रहा हूँ, पर हमारे जैसे डरपोक लोग ही ऐसे हालात में बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। मैं भले ही डरपोक था, लेकिन मैं देख पा रहा था कि उस पगडंडी वाले रास्ते पर किसी के चलने के पैरों के निशान नहीं थे। उस रास्ते पर घास भी उगाई थी, तो इससे यह साफ पता चल रहा था कि उस रास्ते से कई महीनों से या फिर कई सालों से कोई नहीं गुजरा था। कुछ 15 मिनट चलने के बाद हम एक जगह पर आ पहुंचे जहां तारों का कंपाउंड बना हुआ था। उसे देखकर मेरे अंदर थोड़ी जान आ गई, क्योंकि अगर यहाँ कंपाउंड है तो मकान वगैरह कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तभी वहां से आगे हमें एक बड़ा सा 2 मंजिला हवेली नुमा मकान दिखाई देने लगा। चेतन ने खुश होकर कहा, बोला था ना, देख उधर सामने। उस हवेली जैसे मकान को देख मुझे भी थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा, पर फिर भी ना जाने क्यों मुझे वो सब कुछ अजीब लग रहा था। हम और थोड़ा आगे चले गए। उस हवेली की छत पुराने जमाने की खरपेल की थी और उसके ऊपर गर्म हवा बाहर जाने के लिए चिमनी बनी हुई थी। चिमनी? मैंने फिर एक नज़र गौर से देखा। चिमनी नहीं थी, वो कुछ और ही था। मैंने चेतन के कंधे को पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, वहां देख, कुछ तो है शायद। लेकिन चेतन कहाँ ऐसा करता रहा। अब तक वो परछाई ही छत से पीछे की तरफ उतर गई। मेरा तो पूरा बदन सरसरा उठा। वह कोई आम परछाई नहीं लग रही थी। घर की छत पर बीचों बीच घड़ी पर बाईं तरफ कुछ तो था, कुछ काली आकृति जैसा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने घुटनों के बीच सर को छुपाकर छत पर बैठा है और हमारे ही आने का इंतजार कर रहा है। फिर मेरी नजर पड़ते ही उसमें एक तरह की हलचल हुई। वो परछाई उठकर खड़ी हो गई और हमारी तरफ देखते हुए पीछे की तरफ छत से नीचे उतर गई। वो कहाँ गई पता नहीं, पर चेतन उसे देखता उससे पहले वो वहां से गायब हो चुकी थी। चेतन यहाँ वहां देखते हुए फिर से पूछा, क्या था वहां? मैंने उससे कहा, पता नहीं, इतनी दूर से ठीक से दिखाई नहीं दिया, पर किसी आदमी या इंसान जैसा था खास। तो चेतन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इसमें डरने की क्या बात है, अच्छा ही तो है, मतलब हम सही रास्ते पर हैं। हम दोनों धीरे धीरे उस मकान की तरफ जा रहे थे। आसपास का माहौल बहुत ही रहस्यमय लग रहा था। हवेली को देख ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि वहां कोई रहता होगा। बाहर से हवेली के आसपास मोटी मोटी घास उगी हुई थी। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। अब हम दोनों उस हवेली नुमा मकान से 20-25 कदम दूरी खड़े थे। हवेली अपने आप में ही शांत खड़ी थी। सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। देखने से तो लग रहा था कि वो कोई होटल ही है, पर वहां सब कुछ एकदम शांत था। मैं जानता था कि शायद चेतन मेरी बात नहीं मानेगा, पर फिर भी मैंने उसे समझाने की कोशिश की। चेतन, अब मुझे नहीं लगता कि हमें आगे जाना चाहिए। यहाँ कुछ भी तो नहीं है। हमें वहीं से दरवाजे पर लगा बड़ा ताला दिखाई दे रहा। चेतन ने कहा, पर मैप में तो यही लोकेशन बता रहा था ना। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने फिर से कहा, अच्छा चल वापस चलते हैं। वैसे भी रितेश और राघव आ गए तो हमें ढूंढते रह जाएंगे। हमारे पीछे पीछे वो भी आते ही होंगे, और अगर उनका भी नेटवर्क काम नहीं किया
तो हम बस एक दूसरे को ढूंढते रह जाएंगे। हम वहां से निकलने के लिए पीछे ही मुड़े थे कि हमें अंदर से बर्तन गिरने की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर हम दोनों भी चौंक गए और अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। चेतन, चेतन पीछे मत देख, सीधे गाड़ी की तरफ चल, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने जवाब दिया, अरे विशाल, अभी तो तुमने कहा था कि तुमने छत पर किसी को देखा है, तो हो सकता है यहाँ कोई रहता होगा, और यह हमारी अच्छी बात है ना, हम उस जगह के बारे में जान सकते हैं। और ऐसा कहते हुए चेतन सीधे उस हवेली की तरफ चला गया। मैं भी यहाँ वहाँ देखते हुए उसके पीछे पीछे दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था। वहाँ का वातावरण बहुत ही अजीब था। मकान के करीब जाते ही हमें एकदम से ठंड लगने लगी। वह बहुत ही अजीब एहसास था। सामने ही एक बड़ा कांच का दरवाजा था और उसके दोनों तरफ बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थी। चेतन और मैंने उस दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश की, पर कांच इतना खराब था कि उसके अंदर सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। चेतन ने जेब से रुमाल निकालकर उस कांच को साफ करने की कोशिश की, पर फिर हमें समझ आया कि उस कांच की बनावट ही वैसी है। तो फिर हम दोनों खिड़की की तरफ चले गए। हमने उस कांच को हाथ से साफ करते हुए अंदर झांक कर देखा। अंदर दो बड़े बड़े सोफे थे, दो लकड़ियों की कुर्सी थी, बीच में कालीन बिछा हुआ और उसके ऊपर ठीक झूमर लटक रहा था। दीवारों पर किसी की बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी हुई थी। देखने से तो वो किसी महल से कम नहीं था। वहां से आगे ऊपर जाती सीढ़ियां थी और सीढ़ियों से दोनों तरफ अंदर जाने के लिए दो दरवाजे थे। वो दरवाजे शायद अंदर बेडरूम या किचन की तरफ जा रहे थे। मैंने चेतन से कहा, चेतन, अंदर से घर तो एकदम साफ सुथरा लग रहा है। एक बार आसपास के कमरे में झांक कर देखते हैं। और फिर हम वहीं बरामदे के रास्ते से होते हुए उस हवेली की दाईं तरफ चले गए। वहां भी एक बड़ी सी कांच की खिड़की थी। मैंने वहां जाते ही उस खिड़की के अंदर झांक कर देखा। अंदर देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं झट से पीछे हट गया। चेतन मुझे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ, झटका क्यों लगा तुझे? मैंने उसे घबराते हुए जवाब दिया, अंदर कोई है। उसने थोड़ा गुस्से में ही कहा, अरे तो फिर डर क्यों रहा है, यही तो देखने आए थे ना हम। तो मैंने हकलाते हुए उसे बोला, अरे हाँ, पर सामने तो ताला लगा हुआ था ना। इस बार चेतन ने मुझे जोर से गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, तू भी खामखा डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। इतनी बड़ी हवेली है, क्या इसमें सिर्फ एक ही दरवाजा होगा? चेतन का कहना भी ठीक था। हो सकता है कि उस हवेली का कोई और भी दरवाजे हो। और फिर चेतन ने भी अंदर देखने के लिए अपना सर कांच पर लगाया। अपनी आंखों को हाथों से साइड से ढकते हुए वो कांच के अंदर देखने लगा और अंदर देखकर अंदर क्या क्या है वो मुझे बताने लगा। अरे वो इंसान नहीं है, शायद मिट्टी के दो पुतले हैं जिन्हें इंसानों के कपड़े पहनाकर वहां बैठा दिया गया। एक पुतला लकड़ी के बेड पर बैठा है, वो किसी औरत का पुतला है, और दूसरा पुतला कुर्सी में है, वो किसी आदमी का है। दोनों को देखकर तो लगता है कि दोनों पति पत्नी हैं और आपस में ही बात करते करते पुतला बन गए हों। मुझे ये लगता है कि यहाँ आने वाले लोगों को या फिर शायद जानवरों को डराने के लिए वो पुतले ऐसे रखे हैं। बाकी आसपास थोड़ा ज़रूरी सामान है। या देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ हर रोज़ सफाई की जाती है। चेतन ने कांच पर टकटकाते हुए आवाज़ दी, हेलो, कोई है अंदर? थोड़ा गौर से देखने के बाद एक लंबी सांस लेते हुए वो वहां से दूर हट गया। पता नहीं कोई है भी या नहीं। मैंने भी हिम्मत कर अंदर झांक कर देखा। मुझे अंदर कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई और मैं फिर से झटके से पीछे हट गया। इस बार पीछे हटते हुए मैं चेतन से टकरा गया। चेतन मुझे गुस्से से धक्का देते हुए कहा, क्या यार, तेरा हमेशा का नाटक है, अब क्या हुआ तुझे? मैंने बात को टालते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। चेतन के चेहरे पर मुझे गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। बोलना, अब क्या किसी को देख लिया अंदर? मैंने अपना सर दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, जाने दे यार, चल यहाँ से चलते हैं। तो वो गुस्से से टोकते हुए मुझसे बोला, नहीं नहीं, रुक, आज तो मैं तेरा डर निकाल कर ही रहूँगा। बता ना क्या हुआ,
क्यों डर गया तू? मैंने फिर भी उस बात को टालने की कोशिश की। अरे जाने दे यार, कहा ना कुछ नहीं हुआ। मुझे अब उस जगह से डर लगने लगा था। वो चेतन का बचपना देख मुझे गुस्सा भी आ रहा था। उसने मुझे 3-4 बार उकसाया। तो मैंने उससे कहा, अच्छा सुन, मैंने अभी घर के अंदर एक अजीब सी हलचल देखी है, इसलिए मैं डर गया था। उसने रोकते हुए पूछा, हाँ पर देखा क्या, वो तो बता। मैंने अपनी गर्दन को झुकाते हुए कहा, मैंने उनको हिलते हुए देखा, इसलिए मैं डर गया। चेतन बहुत ज्यादा गुस्से में था, तो उसने मुझे रोकते हुए कहा, रुक यहाँ, तुझे दिखाता हूँ कि कुर्सी अपने आप कैसे हिलती है। और तब उसने एक पत्थर उठाकर उस कांच पर दे मारा। पर हैरानी की बात यह थी कि कांच पर थोड़ी भी खरोंच नहीं आई। वो देख चेतन भी थोड़ा चौंक गया। उसने कांच को हाथ लगाकर करीब से देखना चाहा, पर कांच को देखते वक्त शायद उसने अंदर देख लिया। वो बहुत चक्का रह गया। वो खड़े खड़े एकदम से सुन्न हो गया। उसके होंठ और हाथ पैर थर थर कांपने लगे। आंखें फटी की फटी रह गईं। वो भी किसी पुतले की तरह सख्त हो गया। अब मैंने उसे हिलाते हुए पूछा, अबे क्या हुआ तुझे? मैंने उसके हाथ को पकड़कर खींचना चाहा, तब उसने कहा, वो पुतले भाग यहाँ से विशाल, जल्दी। और ऐसा कहकर वो पीछे मुड़कर भागने लगा। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि अब चेतन मुझे डराना चाहता है। पर जब मैंने अंदर झांककर देखा तो वो दोनों पुतले पहले जैसे ही बैठे हुए थे। चेतन तो भागते हुए सीधा सीढ़ियों से नीचे कूद पड़ा। मुझे लगा कि चेतन मुझे डराने के लिए जानबूझकर नाटक कर रहा है, लेकिन उसके कूदते ही उसके पैर में मोच आ गई। फिर भी वो लंगड़ाते हुए भाग रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी, चेतन रुक यार, मैं भी आ रहा हूँ। पर वो तो बस पागलों की तरह लड़खड़ाते हुए भाग रहा था, जैसे उसने सच में किसी चीज को देख लिया हो। फिर मैं भी भागते हुए उसके पास जाने लगा। तभी वो किसी गड्ढे में गिर पड़ा। मैं गड्ढे के पास पहुंचा तो वो दर्द से कराह रहा था। वो गड्ढा कम और किसी की कब्र ज्यादा लग रहा था। जब मैंने उसे ऊपर खींचने के लिए अपना हाथ दिया तब मुझे एहसास हुआ कि वो सच में बहुत डरा हुआ था। मैंने उसके हाथ को कांपते हुए महसूस किया, लेकिन गड्ढे के कीचड़ से उसका पूरा शरीर गंदा हो चुका था। उसके शरीर से बहुत तेज बदबू आ रही थी, जैसे कि वो कोई मुर्दा लाश हो। मैंने किसी तरह उसे ऊपर खींच लिया और उसे समझाया कि वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है। अभी तक तो मैं उसे पागल लग रहा था, लेकिन अब वो खुद ऐसा कर रहा है। मैंने उसे झूठ मूठ ही कहा, अरे मैंने सच में कुछ नहीं देखा था यार, वो तो बस मैंने तुझे डराने के लिए नाटक किया था। लेकिन चेतन तो बस कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। मैंने उसे देखा, उन दोनों पुतलों ने अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा था। वो अपनी बड़ी बड़ी भयानक आंखों से मुझे घूर रहे थे। तू नहीं जानता, उनको देखते ही मेरा शरीर एकदम ठंडा पड़ गया और हाथ पैर भी थर थर कांपने लगे। तू चल यहाँ से। मैंने किसी तरह चेतन को समझाया और शांत किया। मुझे सबसे पहले उसे साफ करना था। अब भी हम हवेली से ज़्यादा दूर नहीं गए थे। वहाँ मुझे एक पाइप दिखाई दिया तो लगा कि यहाँ पाइप है तो कहीं ना कहीं पानी भी जरूर होगा, और मैं उस पाइप को ढूंढते हुए आगे जाने लगा। कुछ मिनट बाद हम उसी हवेली के पीछे आ पहुंचे थे। पीछे की तरफ भी एक बड़ी सी खिड़की थी और एक दरवाजा था। चेतन तो अब ऊपर देखने से भी डर रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक हैंडपंप दिखाई दिया। मैंने चेतन को वहीं पास बिठाते हुए अपने आप को साफ करने को कहा और मैं जाकर हैंडपंप चलाने लगा। पहले तो कुछ देर बहुत ही गंदा पानी आया और फिर धीरे धीरे पानी साफ होता गया। चेतन अपने आप को साफ कर ही रहा था कि तभी मुझे किसी की परछाई महसूस हुई। मैंने ऊपर घर की तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैं अपना ध्यान हटाकर फिर से हैंडपंप चलाने लगा, पर एक बहुत सी अजीब सी आवाज़ मेरे कानों पर पड़ी। वो आवाज़ मैंने मेरे बचपन में सुनी थी। वो आवाज़ मैंने मेरे बचपन में सुनी आवाज़ से काफ़ी हद तक मेल खा रही थी। मैंने डर के मारे ऊपर देखा तो वहाँ खिड़की में वही दो पुतले खड़े थे, और वो पुतले हम दोनों को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे।
उनके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी हंसी थी। उन्हें देखकर मैं रुक गया और मेरे रुकते ही चेतन ने भी अपनी नज़र ऊपर उठाकर देखी। उन पत्थरों को देखकर चेतन जोर जोर से चिल्लाने लगा। हम दोनों वहां से पीछे हटने लगी कि तभी एक काली सी परछाई छत के ऊपर आकर खड़ी हो गई। वो परछाई इतनी काली थी कि वो क्या है वो तो पहचानना मुश्किल था, पर उसे देखकर अंदर से एक तरह का डर पैदा होने लगा था। वो हवेली चारों तरफ से ऊंचे बड़े पेड़ों से घिरी हुई थी और इसलिए वहां कुछ कुछ अंधेरा था, लेकिन वक्त के हिसाब से अंधेरा होने में अभी भी वक्त था। मैंने चेतन को पकड़ते हुए कहा, देख, कुछ भी हो हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर हम यहाँ फंस गए और अंधेरा हो गया तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हम दोनों जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से हवेली से दूर जाने लगे। चेतन के पेट से खून निकल रहा था, पर फिर भी वो कराहते हुए और तेज चल रहा था। वो आवाज़ हमें अभी भी सुनाई दे रही थी। हम अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। गिरते संभलते हम उस मैदान में आए जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। हम अंदर से डरे हुए थे, लेकिन वहाँ आने के बाद हमें राहत महसूस हुई। वहाँ जाते ही मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और चेतन को साइड में बिठाते हुए गाड़ी को भगाने लगा। अब थोड़ा अंधेरा हो चला था तो मैंने हेडलाइट को ऑन किया। रास्ता किस तरफ था वो तक मुझे पता नहीं था, पर मैं गाड़ी को बस भगाए जा रहा था। कुछ आगे जाने के बाद अचानक से वो काली परछाई हमारी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर मेरे हाथ पैर थरथर कांपने लगे। चेतन तो उसे देखकर रोने लगा और मुझ पर ही चलाने लगा। गाड़ी मत रोक भाई, गाड़ी मत रोक, और तेज भगा, और तेज भगा। मैंने गाड़ी को फुल रेस दी और उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर 100 से भी ज़्यादा की स्पीड से गाड़ी को भगाया। जैसे जैसे वो परछाई पास आते ही गई, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं, पर एक जोर की चीख उस शांत सन्नाटे में गूंज उठी। मेरी धड़कन इतनी तेज चल रही थी कि मेरे शरीर की नसें फूल चुकी थी। काफ़ी दूर जाने के बाद हमें सामने से 2 गाड़ी आती दिखाई दी। उन गाड़ियों के पास आते ही उन्होंने हमें रोकने के लिए हॉर्न भी दिया। हमने भी गाड़ी को एक साइड में रोक दिया। गाड़ी रोकते ही हमने देखा कि वो तो चेतन के दोस्त हैं और उनके साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग और भी हैं। हमारी हालत देख वो समझ गए कि हमारे साथ कुछ तो बुरा हुआ है। हमने उन्हें बताया कि हमने जंगल के अंदर क्या क्या देखा। तब उन लोगों से पता चला कि असल में उस होटल को बंद हुए कई साल हो चुके थे, पर आज भी लोग उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। उस हवेली के जो मालिक और मालकिन थे वो कई साल पहले गुजर गए थे। उन्होंने ही उस हवेली को बनाया था। उनके गुजर जाने के बाद उनके बेटे ने ही उस हवेली को होटल बनाया था। अपनी माता पिता की याद में उसी ने उनके 2 पुतले भी बनवाए थे और उन्हें उनके कमरे में रखकर उनकी सेवा किया करता था। लेकिन एक रोज अचानक उनका बेटा कहीं गायब हो गया। इतना ही नहीं, वहाँ के लोग भी गायब हो गए और तब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस मकान को बंद कर दिया है। वहाँ जाने वाले लोगों ने अजीब अजीब चीज़ों को देखने का दावा किया है, पर आज तक कोई उसे समझ नहीं पाया कि वो चीज़ क्या है। सच कहूँ तो चेतन और मैं, हम दोनों ही बहुत खुश नसीब थे कि दिल ढलने से पहले ही हम वहाँ से सही सलामत निकल गए थे।